डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है वो हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करें, इससे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम इस बुक के अंदर जो है वो पढ़ने क्या जा रहे हैं। सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स के अंदर अगर आप जो है वो देखें तो हमारा जो मोस्टली पास्ट है, तकरीबन अगर मैं रफली कहूँ तो 2/3 पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। मिसाल के तौर पर अगर हम पहले चैप्टर की तरफ देखें तो उसके अंदर हम चार्जेस की बात करते हैं, उसके अंदर हम जो है वो चार्जेस को कैसे स्टोर किया जाता है उसकी बात करते हैं। उसके अंदर न सिर्फ ये कि चार्जेस की स्टोरेज की बात की जाती है, बल्कि इन चार्जेस को कहाँ पे जो है वो अप्लाई किया जा सकता है, जैसे फ़ोटोकॉपी मशीन, इसके अलावा इंकजेट प्रिंटर्स। इसके अलावा आप 10th क्लास के अंदर भी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन जो है वो पढ़ चुके हैं, लाइक जो है वो जैसे पेंटिंग आपने पढ़ी थी। इसके अलावा जो है वो आप वैक्यूम एयर क्लीनर के अंदर भी जो है वो ये पढ़ चुके हैं कि चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं तो हम उनको कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो उसके अंदर जो है वो करंट का जिक्र है। आप जानते हैं कि जब यही चार्जेस मोशन के अंदर आ जाते हैं तो फ्लो ऑफ चार्जेस क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो जहाँ बात करंट की होगी ऑब्वियसली वहाँ बात रेजिस्टेंस की भी होगी, और जहाँ बात रेजिस्टेंस की होगी, करंट की होगी, उस चार्जेस को फ्लो करवाने की बात होगी, तो ऑब्वियसली वी नीड एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से हमें मिलेगी? ये एनर्जी जो है वो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जिसे हम पढ़ते हैं, वोल्टेज भी इसे हम कहते हैं। तो अब तक आपने देखा कि जब हमने पहले चैप्टर का जिक्र किया तो हमने जो है वो चार्जेस का जिक्र किया, हमने फ्लो ऑफ चार्जेस का जिक्र किया यानी करंट का जिक्र किया, हमने उस करंट को रोकने वाली चीज़ यानी मुज़ाहमत रेजिस्टेंस का जिक्र किया। अगर मैं मज़ीद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ूँ तो उसका ताल्लुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके अंदर जो है वो मोटर्स का जिक्र है, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर्स का जिक्र है, जिसके अंदर जो है वो जनरेटर्स का जिक्र है, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल बेस्ड हैं। अगर मज़ीद हम फर्दर आगे मूव करें तो हम करंट्स की टाइप, पर्टिकुलरली जो है वो अल्टरनेटिंग करंट की जो है वो बात करते हैं और उसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो अभी तक जो है वो आपने ये देखा कि हमारा मोस्टली लिंक जो है वो करंट के साथ रहा, इलेक्ट्रिसिटी के साथ रहा। तो इलेक्ट्रिकल की फिजिक्स के अंदर जो फील्ड है उसका मोस्टली पार्ट जो है वो हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। आगे बढ़े तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी डिफरेंट न्यू कंसेप्ट्स हैं जो कि शायद आपने पहले 10th के अंदर नहीं पढ़े हुए, जिसका जिक्र जो है वो यहाँ पे होगा। ट्रांजिस्टर्स और एट द एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, कुछ मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। और ना सिर्फ ये कि मॉडर्न कंसेप्ट्स इंक्लूड होंगे बल्कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में भी हम जो है वो इसके इन बुक के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ कि सेकेंड ईयर की फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम मोस्टली फिजिक्स की इलेक्ट्रीज, अगर आपको याद हो तो 9th के अंदर फिजिक्स की आपने एक ब्रांच पढ़ी थी जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और बिल्कुल यही केस जो है वो यहाँ पे है कि अगर आप पहले 6 चैप्टर्स जो है वो फिजिक्स के देखें सेकेंड ईयर के, तो वो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैग्नेटिज्म के ऊपर बेस कर रहे हैं। तो इसलिए वो स्टूडेंट्स जो कि इलेक्ट्रिकल से भागते थे, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भागते थे, या वो स्टूडेंट जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो है उस चैप्टर को अवॉइड करते थे, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अब अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर लें, क्योंकि सेकेंड ईयर की फिजिक्स के अंदर आपका इन चीज़ों से वास्ता पड़ता रहेगा। अगर आप ये बात करें कि नहीं जी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता तो ठीक है जी मैं उसको नहीं पढ़ता, तो इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर जो है वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को छोड़ देंगे तो आपको एक चैप्टर छोड़ना पड़ेगा। फिर ज़हन में आता है चलो जी मैं करंट वाला चैप्टर नहीं कर सकता, तो करंट वाला भी आप नहीं छोड़ सकते। और करंट वाला एक ही चैप्टर नहीं है बल्कि 4 चैप्टर हैं जिसके अंदर जो है वो हम करंट से जुड़ी हुई चीज़ों को जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। सो इन फाइनल वर्ड्स में ये कह सकता हूँ कि यू मस्ट हैव टू create, you must have to develop your interest in electrical field, otherwise it will be difficult for you to take or to study second year physics book। तो ये तो एक ब्रीफ था, इंट्रोडक्शन था कि सेकेंड ईयर की फिजिक्स के अंदर जो है हम क्या पढ़ने जाए। टोटल जो है वो सेकेंड ईयर फिजिक्स के 10 चैप्टर्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर, जिसका चैप्टर का नंबर है जी चैप्टर नंबर 12, और उस चैप्टर को हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर नंबर 12 का नेम है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है कि जिसके अंदर हम चार्जेस को एट रेस्ट कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो क्रिएट होता है कि ये चार्जेस एट रेस्ट क्या है? ये चार्जेस एट रेस्ट, दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स इज द फोर्स इन द फील्ड that holds the charges to remain at rest। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है कि जिसके अंदर जो है वो चार्जेस एट रेस्ट कंसीडर होते हैं, और ये चार्जेस एट रेस्ट किस वजह से होते हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? ये एक ऐसी फोर्स है जो कि इन चार्जेस को होल्ड करके रखती है रेस्ट की हालत के अंदर। हम चैप्टर नंबर 12 का जो है वो बाकायदा पहला जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और पहले टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बारे में आप 10th क्लास के अंदर भी ऑलरेडी जो है वो स्टडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हम इन डिटेल जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द टॉपिक आप ये देखेंगे कि हम बहुत सारी न्यू जो है वो थिंग्स वो भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक 12.1 है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जो है वो अपना नॉलेज रिव्यू कर लेते हैं। आप जानते हैं कि चार्जेस जो है वो नेचर के अंदर दो किस्म के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चार्जेस पॉजिटिव होते हैं और चार्जेस नेगेटिव होते हैं। आमतौर पर जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज अज्यूम किया जाता है वो नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज अज्यूम किया जाता है वो पॉजिटिव होता है। और आप ये बात भी जानते हैं कि लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये जो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं या ये जो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऑब्वियसली ये किसी फोर्स से करते होंगे। इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और इस फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में 1874 के अंदर एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था जिसका नाम चार्ल्स कूलम था। उसने जो है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमें बताया, और इसके मुताबिक उस लॉ की स्टेटमेंट अगर मैं आपको जो है वो डिफाइन करूं, लॉ को स्टेट करूं, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ये कूलम्स ये कहता है कि कोई से भी दो पॉइंट चार्जेस, अब पॉइंट चार्जेस क्या हैं? ये एक्चुअली ऐसे चार्जेस होते हैं कि जिनका साइज जो है वो इन दो चार्जेस के आपस के डिस्टेंस के मुकाबले में बहुत कम होता है। whose size is very small as compared to the distance between these charges। तो ऐसे चार्जेस को हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्जेस कहते हैं। तो कूलम लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। तो कूलम्स ये कहता है कि the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges, and it is inversely proportional to the square of the distance between them। तो अगर जो है वो बिलफर्ज हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, और इन दोनों चार्जेस को मैं एक लाइन से जो है वो ज्वाइन कर दूं, तो इनका आपस का डिस्टेंस जो है वो r से अगर जो है वो मैं डिनोट करूं, तो ये इस चार्ज को मैं Q1 कह लेता हूं और इस चार्ज को जो है वो मैं Q2 कह लेता हूं। तो क्या है कि ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इसके ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है, और कूलम्स के मुताबिक वो लगने वाली फोर्स इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैथमेटिकली इसको मैं किस तरह से लिखूंगा? F is directly proportional to the Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। और दूसरी बात इसने क्या कही थी कि इसका जो ये जो फोर्स है ये इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैथमेटिकली ये किस तरह से लिखा जाएगा? F is inversely proportional to R square और F is directly proportional to 1 over R square। अगर इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो मैं कंबाइन कर दूं, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी? F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square। और आप ये बात जानते हैं कि इस साइन को, जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन कहते हैं, इसे हम हमेशा जो है वो रिप्लेस करते हैं इक्वालिटी के साइन विद कांस्टेंट। तो इसको जो है हम रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी F is equal to K Q1 Q2 divided by R square। यहाँ पे F जो है वो म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मैं अभी जो है वो लेटर ऑन एक्सप्लेन करता हूँ कि म्यूचुअल फोर्स जो है वो बेसिकली क्या होती है। K जो है इसे हम इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कहते हैं। Q1
पहला चार्ज, Q टू दूसरा चार्ज, और R का स्केयर इट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। तो ये हमारे पास जो है वो कूलम्स लॉ की जो है वो इक्वेशन आ गई। अब जो है वो हम मजीद डिटेल्स यहाँ से जो है वो 10th क्लास से जो है वो कूलम्स लॉ का डिफरेंस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मैंने ये बताया कि ये फोर्स, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। अब म्यूचुअल फोर्स क्या होती है? म्यूचुअल फोर्स बेसिकली एक ऐसी फोर्स को हम कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई बॉडी, जैसे यहाँ पे एक चार्ज है, जब ये किसी दूसरे चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होता है तो एट द सेम टाइम वो दूसरा चार्ज भी इसके ऊपर क्या कर रहा होता है, फोर्स लगा रहा होता है। तो जब कोई चार्ज किसी दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है और उसके ऊपर भी फोर्स लग रही है, तो इस लगाने वाली फोर्स को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल फोर्स कहेंगे। तो ये फोर्स कौन सी है, म्यूचुअल फोर्स है। के मैंने बताया कि क्या है, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है। और इससे पहले यहाँ पे एक सवाल देने में आता है कि जी ये फोर्स जो है वो कहाँ पे जो है वो एक्ट कर रही होगी। दिस फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइन विच ज्वाइन बोथ चार्जेस, यानी ये उस लाइन के अलोंग जो है वो एक्ट कर रही होती है, जो कि लाइन दोनों चार्जेस को आपस में क्या कर रही होती है, ज्वाइन कर रही होती है, जोड़ रही होती है। तो अगर मैं जो है वो इस चार्ज की फोर्स इस पे जो है वो शो करना चाहूँ तो मैं किस तरह से शो करूँगा, इस तरह से शो करूँगा। ये मेरे पास फोर्स है जो ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर लगा रहा है, और आप ये देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन अलोंग द लाइन ऑफ द, कौन सी लाइन, वो लाइन जो कि इन चार्जेस को आपस में क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, उसके अलोंग जो है ये फोर्स होगी। के मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होता है, और के की वैल्यू जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। वो दो चीजें कौन सी हैं? नंबर वन, सबसे पहले जो है वो जिस चीज के ऊपर जो है वो के डिपेंड करती है वो है जी आपके पास नेचर ऑफ द मीडियम, यानी इन दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है। क्या इनके दरमियान कोई मीडियम नहीं जिसे आप वैक्यूम या फ्री स्पेस कहते हैं, या इनके दरमियान कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसे आप, इंसुलेटिंग मीडियम मौजूद है जिसे आप डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो मीडियम के ऊपर जो है, नेचर ऑफ द मीडियम, एक फैक्टर ये है जिसके ऊपर जो है वो के की वैल्यू डिपेंड करती है। और के की वैल्यू सिर्फ नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती, बल्कि के की वैल्यू जो है वो मीडियम की नेचर के साथ साथ इनके यूनिट्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। यानी इसका क्या मीनिंग है कि आप Q1 को किस यूनिट के अंदर में, यानी आप कूलम के अंदर ले रहे हो, आप माइक्रो कूलम्स के अंदर ले रहे हो, आप मिली कूलम्स के अंदर ले रहे हो, आप पिको कूलम्स के अंदर ले रहे हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप चार्जेस को किस यूनिट में ले रहे हो, और सिमिलरली आप इस आर को भी किस डिस्टेंस के अंदर जो है वो मेजर कर रहे हो। यानी ये दोनों चीजें जो है वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। It is not only depend on the nature of the medium but also the system of units, कि ये units किन यूनिट्स के अंदर जो है वो आप इन चार्जेस को और इस डिस्टेंस को जो है वो मेजर कर रहे हो। इन दोनों के ऊपर जो है वो के की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी। अब जो है वो हम फर्ज करते हैं कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, जिसे आप वैक्यूम भी कह सकते हैं। तो ये फ्री स्पेस या वैक्यूम जो आपका इन दो चार्जेस के दरमियान मौजूद है। और दूसरी बात हम ये सपोज कर लेते हैं कि हम ये जो चार्जेस और जो डिस्टेंस है इनको SI यूनिट्स के अंदर मेजर कर रहे हैं, और इसी तरह से फोर्स को भी हम SI यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। दो मैंने जो है वो असम्पशंस ली कि दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है, वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, एक ही बात है। और दूसरी बात मैंने ये अज्यूम की कि ये जो मेरे पास क्वांटिटीज हैं यानी चार्जेस, डिस्टेंस और फोर्स, इसको जो है वो मैं SI यूनिट्स के अंदर मेजर कर रहा हूं। तो अगर ये दोनों बातें जो है वो जो मैं दुरुस्त मान रहा हूँ तो फिर जो मेरा K है वो बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। परमिटिविटी आप समझ सकते हैं, इजाजतनामा आप कह लें इसको, कि ये उस फ्री स्पेस की जो दो चार्जेस के दरमियान मौजूद है उसका इजाजतनामा। किसके लिए इजाजतनामा, इस फोर्स को दूसरे चार्ज के साथ जाके इंटरैक्ट करने का इजाजतनामा। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम उसे हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू जो है वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो
अगर जो है वो एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो आप लिखें तो किसके बराबर है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास जो है वो के की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इस फार्मूला के अंदर पुट कर दें तो आपके पास जो के है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि के आपके पास जो है वो बराबर आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये के की वैल्यू है। तो अब के जो है ये कब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये उस वक्त है कि जब चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो फ्री स्पेस या वैक्यूम है और उनका आपस में डिस्टेंस जो है वो और हम उनको ऐसे यूनिट्स के अंदर जो है मेजर करें तो के जो है। अब इस के की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर जो है वो अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन सॉरी ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो बन जाएगी जी F इज इक्वल टू के की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल रिजल्ट आ जाता है। और ये रिजल्ट कब आता है, जब मीडियम जो है वैक्यूम है और चार्जेस या दूसरी क्वांटिटीज जो है वो ऐसे यूनिट्स के अंदर जो है वो हमने मेजर की है। उसके बाद जो है वो अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है, ये कौन सी फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स। अब म्यूचुअल फोर्स को मैंने डिफाइन भी किया था कि ये ऐसी फोर्स होती है कि जो किसी दूसरी अगर बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है तो वो दूसरी बॉडी इस पहली बॉडी के ऊपर भी उतनी फोर्स जो है वो लगा रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और ऑब्वियसली दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो हम जो है वो अब इस रिलेशन को जो कि जनरल एक फोर्स के लिए रिलेशन है, इसको जो है वो हम दो फोर्सेस के टर्म्स के अंदर जो है वो लिखते हैं। तो इसको जो है वो रेस कर लेते हैं। अब जो है वो फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो पहली फोर्स है, हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, एक जो है वो Q1 है और दूसरा चार्ज जो है वो Q2 है और दोनों जो है वो पॉजिटिव है। अब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और उसे जो है वो जो Q2 के ऊपर फोर्स लग रही है और लगा कौन रहा है, Q1, उसे हम जो है वो F21 से डिनोट कर लेते हैं। किससे डिनोट कर लेते हैं, F21। F21 कौन सी फोर्स है, ये वो फोर्स है जो सेकंड चार्ज के ऊपर लग रही है और कौन लगा रहा है, पहला चार्ज लगा रहा है। सिमिलरली अगर जो है वो मैं दूसरी फोर्स जो है वो उसको भी जो है वो यहाँ पे लिखना चाहूँ तो वो क्या बन जाएगी, F12। F12 कौन सी फोर्स होगी, ये वो फोर्स होगी जो कि दूसरा चार्ज लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, पहले चार्ज के ऊपर लगा रहा है। तो उसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी, ये अगर इस तरफ है तो वो इस तरफ लग रही होगी और उसे हम F12 कहेंगे। तो अगर जो है वो मेरे पास ये वाली फोर्स जो है, ये जो मैंने रिलेशन लिखा है, अगर ये फोर्स जो है वो मेरे पास F12 है, सॉरी F21 है, वो फोर्स जो 2 के ऊपर लग रही है और 1 लगा रहा है, तो F12 आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, -F21 के। यानी ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है दूसरी फोर्स के, बट डायरेक्शन में जो है वो क्या है, ऑपोजिट है। तो ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि ये फोर्स ऑपोजिट में है दूसरी फोर्स के जो इस चार्ज के ऊपर जो है वो एक्ट कर रही है। अब तक जो है वो हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात की। आप कहीं पे जो है वो मैंने इस फोर्स की जो है वो डायरेक्शन की जो है वो बात नहीं की, लेकिन आप जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो कॉलम्स ने हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में ही नहीं बताया बल्कि इसने मैग्नीट्यूड के साथ साथ इस फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बताया। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर या आप इससे पहले भी वेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं तो यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा था। यूनिट वेक्टर क्या था, इट इज अ वेक्टर व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम एक यूनिट वेक्टर जो है वो इंक्लूड करेंगे और वो किस लिए यूज होगा, वो इस फोर्स की मैग्नीट्यूड को जो है सॉरी डायरेक्शन को जो है वो शो करने के लिए यूज होता है। और आप ये बात जानते हैं कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड।
यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर यहाँ से मैं नीचे जो मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको इस तरह करूं कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये बराबर होता है यूनिट वेक्टर के। और हमने यहाँ पे फोर्स का यूनिट वेक्टर जो है उसे आर से जो है वो डिनोट किए। उसे हमने किससे डिनोट किए? रिप्रेजेंट किए, आर से जो है वो डिनोट किया, ये रिप्रेजेंट किया, और ये बराबर है फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से अगर आप ये देखें तो फोर्स वेक्टर बराबर आ जाएगा फोर्स की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। फोर्स का वेक्टर ये इस तरफ आप ले आए तो फोर्स वेक्टर बराबर आ जाएगी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। तो अगर इस इक्वेशन के अंदर ये जो मैंने आपके सामने लिखी है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। इस मैग्नीट्यूड के साथ मैं अगर वेक्टर लिख देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? फोर्स वेक्टर बन जाएगा। यूनिट वेक्टर अगर लिख देता हूँ, जरा इस पॉइंट को जो है वो समझने की कोशिश करें कि फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फोर्स क्या है? यहाँ एक वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये किसके बराबर आ गया? यूनिट वेक्टर के बराबर आ गया। ठीक है, अब अगर यहाँ से मैं वेक्टर फोर्स लूं तो ये आपके पास जो मैग्नीट्यूड है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड फोर्स की मल्टीप्लाई हो जाए अगर यूनिट वेक्टर के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है? वेक्टर आता है। तो अभी हमने डायरेक्शन मालूम करनी थी, तो डायरेक्शन किसके बराबर आ गई? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय, आपके पास जो फोर्स वेक्टर आ गया वो किसके बराबर आ गया? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑलरेडी मौजूद है, इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, किसको मल्टीप्लाई कर दूं? यूनिट वेक्टर को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आ जाएगी, जो कि अभी यहाँ पे स्केलर है, ये क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे ही जो है वो मैं इंक्लूड कर देता हूँ R21 इसलिए मैंने लगाया क्योंकि ये फोर्स जो है वो 21 है। ये वो फोर्स है जो कि 1 जो है वो चार्ज लगा रहा है 2 के ऊपर, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? अब इसके ऊपर गौर करें, ये सारे का सारा जो पोर्शन है ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। ये सारे का सारा पोर्शन क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। अब इधर देखिए, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर क्या बनता है? फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड को मैंने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया? फोर्स वेक्टर की फॉर्म में जो है वो आपके पास आ गई। और इसी तरह से F12 आपके पास आ जाएगी R12। तो इस तरह से आप न सिर्फ ये यहाँ पे R12 या R21 जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को, और 1/4 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर जो है ये उसकी मैग्नीट्यूड को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ तक जो है वो बेसिकली हमारा जो पहला टॉपिक है वो ख़त्म होता है। लेकिन इसके अंदर जो है वो मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको साथ डिस्कस करना चाहूँगा, और वो ये है कि इफेक्ट ऑफ मीडियम, यानी यहाँ पे अब तक हमने जितनी डेरिवेशंस की वो सारी की सारी डेरिवेशंस किसके ऊपर बेस कर रही थी कि अगर मीडियम जो है वो कौन सा है? वैक्यूम या फ्री स्पेस है। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है ना कि यहाँ पे मीडियम जो है वो वैक्यूम या फ्री स्पेस की जगह पे कोई और जो है वो मीडियम हो। मिसाल के तौर पर कोई और इंसुलेटिंग मीडियम हो सकता है, और याद रखें कि इंसुलेटिंग मीडियम को हम डाइइलेक्ट्रिक जो है वो नाम उससे लेते हैं। तो वो ये कहता है कि जब हम इसके अंदर कोई मीडियम अदर देन जो है वो वैक्यूम आ जाता है, तो ये जो फोर्स है, ये जो म्यूचुअल फोर्स है, ये रिड्यूस हो जाती है, और ये रिड्यूस होती है बाय सम कांस्टेंट फैक्टर, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट आर कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। और ये हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक कांस्टेंट फैक्टर से क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो हमारा ये जो जनरल रिलेशन था वो क्या बन जाएगा? वो इस तरह से बन जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते हैं कि ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, और एप्सिलॉन नॉट R जो है ये यहाँ पे किस लिए है? इट इज द रिलेटिव परमिटिविटी and it reduces the electrostatic force by some constant factor। आपकी बुक के अंदर जो है वो टेबल जो है वो डिस्कस किया गया है, जिसके अंदर जो है उसने बताया हुआ है कि कौन सा जो है वो अगर मीडियम आप यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कितनी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है वो इफेक्ट ऑफ मीडियम भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो कूलम्स के लॉ को जो है वो अगर सिंपली जो है वो मैं समराइज करूं कि कूलम्स लॉ के अंदर, तो कूलम ये कहते हैं कि कोई भी इससे भी 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होती है। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिकली हमने इसको देखा। फिर ये कहता है कि ये जो फोर्स होती है वो म्यूचुअल फोर्स होती है। म्यूचुअल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? ऐसी फोर्स कि जो एक बॉडी के अगर ऊपर एक्ट कर रही है, जो बॉडी दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है उसके ऊपर भी उतनी फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रही होती है। तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। तो अगर जो है वो हमारे पास, हमने यहाँ पे एक जो है वो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया जिसे इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कहते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती, नेचर ऑफ द मीडियम और सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। अगर बिलफर्ज के आप जो है वो नेचर और मीडियम जो है वो वैक्यूम या फ्री स्पेस लेते हैं और आप जो यूनिट्स है वो एसआई यूनिट्स लेते हैं, तो इन दैट केस आपका के किसके बराबर आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? इट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी इजाजतनामा है वैक्यूम का कि एक फोर्स दूसरे के ऊपर एक्ट कर सके। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो है वो अगर हम आगे बढ़े कि अगर जो है वो हम फोर्सेस यानी दोनों की दोनों फोर्सेस जो है वो उनको कैलकुलेट करना चाहें, तो वो फोर्स जो कि पहला चार्ज दूसरे के ऊपर लगा रहा है उसको हम F21 कहेंगे और वो बराबर आ जाएगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और इसी तरह से दूसरी फोर्स जो कि इस दूसरा चार्ज जो है इस पहले वाले चार्ज के ऊपर लगा रहा है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड उसकी सेम होगी। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जो है वो अगर आप शो करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर को। तो जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर मल्टीप्लाई होती है किसी भी यूनिट वेक्टर के साथ, तो जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो एक वेक्टर होता है। तो इस तरह से हमने एक स्केलर फोर्स को हमने किसके अंदर कर लिया? एक वेक्टर फोर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लिया। और एट द एंड जो है वो हमने क्या देखा? इफेक्ट ऑफ मीडियम देखा कि अगर जो है वो हम मीडियम जो है वो अदर देन वैक्यूम या फ्री स्पेस जो है वो कर दें, यानी कोई इंसुलेटिंग मीडियम जो है वो इसके अंदर इंक्लूड कर दें जिसे डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है और एक कांस्टेंट फैक्टर से रिड्यूस होती है। आपकी टेबल के अंदर डिफरेंट इंसुलेटिंग मीडियम जो है वो डिस्कस किए गए और उनकी एप्सिलॉन नॉट आर की जो है वो वैल्यू भी जो है वो टेबल के अंदर जो है डिस्कस की गई है। एयर की अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है? वैक्यूम के इक्वल। तो ये इतना इफेक्ट उसको जो है वो नहीं करती। तो बेटा जी लेक्चर तो हमारा जो है वो एंड हो गया पहला, लेकिन जो चीज़ें आपने ख्याल रखना है वो ये है कि इस लेक्चर को पहले तो आपने गौर से सुनना है और उसके बाद अच्छी तरह से आपने थारोली जो है वो बुक की एक एक लाइन को जो है वो अंडरलाइन करना है, उसके नोट्स जो है वो इस पर बनाएं, इसके ऊपर टाइम स्पेंड करें। ऐसी चीज़ें जो कि आपने पढ़ने से बुक से आपको समझ नहीं है उनको अंडरलाइन करें, साथ कॉपी के अंदर नोट्स बनाएं और जब बना लें तो उसके बाद दोबारा से फिर से एक दफ़ा इस लेक्चर को सुनें। उम्मीद है कि आपको जो है वो बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगी। तो ये जो है वो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 1।